अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज के प्रोग्राम में हमने एक ऐसे मुद्दे की तरफ जाने का सोचा है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, और उसकी बारीकी और उसके असरात क्या हैं ये हम लोगों को इतना नहीं पता। हलाल सर्टिफिकेशन के हवाले से एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखें, जो टेररिज्म है, जिहादिज्म है, ये पीछे इकोनॉमी काम करती है। और वो इकोनॉमी जो होती है वो कहीं ना कहीं से पैसा आता है। और ये सब चीजें हैं जिसको जानने के लिए हमने ये देखा कि ये हलाल सर्टिफिकेशन एक मजहबी मसले से ज्यादा ये और इकोनॉमिक मसला हो गया है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजों में हलाल सर्टिफिकेट आ गया जिसका हलाल हराम से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इस सिलसिले में आज हमने रवि रंजन सिंह साहब को जहमत दी है। रवि रंजन जी, नमस्कार एंड थैंक यू फॉर जी ज्वाइनिंग। जी जी, राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। आप कैसे हैं? जी, सब बढ़िया। आपका बहुत आभार कि आपने हमें ये मौका दिया कि हमें इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे पता चले। तो मैं आपसे पहले सबसे ये जानना चाहूंगा कि क्या है ये चीज, क्या है हलाल सर्टिफिकेशन के पीछे जो आप वर्किंग कर रहे हैं। इसके बारे में आम हिंदुस्तानियों को, आम पाकिस्तानियों को, आम इंसानों को समझाएं कि ये क्या मसला है। जी। हलाल, जैसे आप जानते हैं, हलाल एक अरबी शब्द है जो अरबी भाषा में इस्लाम के आने से पहले से था। यानी मोहम्मद साहब के आने से पहले या उससे भी पहले था। बहुत पुराना शब्द है और हर मजहब वहां का, हर कबीला वहां का अपना उसका हलाल और हराम होता था, डूज एंड डोंट्स। हर सभ्यता के, सिविलाइजेशन के अपने डूज एंड डोंट्स होते हैं, हर समाज के अपने डूज एंड डोंट्स होते हैं। तो इसी तरह वहां पे जो कबीले थे, यहूदी थे, यजीदी थे, ईसाई थे, या हिंदू कहें या पैगन्स कहें, वो भी थे। सबके अपने अपने डूज डोंट्स थे, अपनी अपनी पूजा पद्धति थी। इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने भी उन्हीं शब्दों को लिया। बहुत सारे अरबी भाषा से शब्द जो पहले चल रहे थे वो शब्द इस्लाम में नेचुरली आने ही थे, आ गए। इसमें हलाल शब्द और हराम शब्द भी आया। सिंपली आज की जो हम हिंदी भारत में बोलते हैं, उर्दू नुमा हिंदी जिसे मैं कहता हूं, वो जो हम बोलते हैं हिंदुस्तानी, उसमें अगर हम तर्जुमा करें तो उसका अर्थ मतलब ये निकलता है जायज, जो हराम शब्द, हलाल शब्द का मतलब है। और जैसे मैंने कहा, हर शब्द, हर संस्कृति के, हर समाज के अपने अपने हलाल हराम होते हैं। इस्लाम के आने के बाद, इस्लाम जब फैला तो एक जाहिर सी बात है, जो इस्लाम का हलाल था या इस्लाम का हराम था, वो जहां जहां वो फैला, उसने अपने हलाल को और अपने हराम को, जैसे कोई भी राज फैलता है, इंपोज किया या वो खुद फैल गया। आज हम भारत की बात करें तो जैसे ही हलाल का शब्द आता है तो हम उसको एक मीट से जोड़ के देखते हैं, मांस से जोड़ के देखते हैं, गोश्त से, कि गोश्त की दुकान है, एक मुसलमान की दुकान है जो वहां पे गोश्त काट रहा है कसाई, वो हलाल है। तो जहां तक, अब इसको हम दो अलग अलग हिस्सों में देखते हैं। एक तो गोश्त, मांस से जुड़ा हुआ जो शब्द है, हिस्सा है, और दूसरा जो उससे बाहर है। क्योंकि हलाल और हराम दुनिया के हर पहलू पे है, और इस्लाम में भी है। कैसे आपने किसी से मिलना है, औरत मर्द का कितना फैसला होना चाहिए, अगर वो पर्दे से मिलना है, किससे पर्दे से मिलना है, किस रिश्ते में बेपर्दे से मिलना है, ये सब चीजें इस्लाम में कोडिफाइड है, और वही उसका हलाल और हराम है। अब समस्या यहां से आती है कि जो उसका हलाल हराम है, इस्लाम का हलाल हराम है, वो मेरे ऊपर इंपोज किया जाता है। मसलन यहूदी के लिए और मुसलमान के लिए सूअर का मांस हराम है, मगर दूसरों के लिए हराम नहीं है, हमारे लिए हराम नहीं है। तो हमारे लिए हलाल है, तो क्या मैं इसको हलाल कह सकता हूं? नहीं, वो उसमें मुसलमान भाई मेरा बुरा मान जाएगा जब मैं सूअर को हलाल कहूंगा। अब अगर उसका अर्थ देखा जाए, अरबी में तो यही अर्थ निकलता है।
हमारे जो शब्दावली में जो वर्ड्स में जो फर्क आया, हमारी जो भाषा में फर्क आया, हमने हलाल और इस्लामिक हलाल को मैसअप कर दिया। यानी जो इस्लामिक हलाल है उसी को यूनिवर्सल हलाल मान के हम बैठ गए और धीरे धीरे उस पर चलते गए। अब जो इस्लाम की पद्धति से कट रहा है मांस, गोश्त, वो हलाल है इस्लाम के मुताबिक। और भारत में जो पुरानी पद्धति थी, पुराना एक तौर तरीका था, वो झटके का बलि का था। बलि होती थी, झटके से बलि होती थी। मगर इस्लाम में क्योंकि वो जायज नहीं है तो हमने हराम उसको हलाल का एक नाम दे दिया कि जो इस्लाम के हिसाब से हलाल है वही हलाल है। और जहां तक सिख पंथ की बात है, इसमें जो इस्लामिक तरीके का हलाल है वो बिल्कुल वर्जित है, वो बिल्कुल मना है। हम झटका ही खाते हैं, जो प्राचीन पद्धति थी भारत की। और इस्लाम के आने से पहले जो आज अफगानिस्तान या पाकिस्तान है उसमें भी ऐसा ही चलता था। थोड़ा सा इसमें फर्क ये है, अभी मैं मांस पे ही हूं, मांस से बाहर बाद में आऊंगा, गोश्त से बाहर। झटके का जो कंसेप्ट है वो ये है कि मिनिमम पेन हो, क्योंकि जितना भी मुझे दर्द का, पीड़ा जिसे हम कहते हैं, उसका एहसास होता है, वो ये मेरे हाथ को नहीं पता इस पे ये गर्म पेन लग गया, इसको नहीं पता कि क्या करना है, इसके पास कोई अपना सिस्टम नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है पता करने का। ये यहां से कंट्रोल रूम पे सिग्नल जाता है, यानी ब्रेन में सिग्नल जाता है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ऐसे हैं जो उसको एक रिवर्ट इमीडिएटली करते हैं कि आपको ये एक्शन करना है, तुरंत आप हाथ हटा लीजिए नहीं तो हाथ जल जाएगा। ठीक, और ये मेरा हाथ उसी के एक्शन पे चलता है, ब्रेन के उससे चलता है। ये हर चीज पे है। अगर हम शिकार को निकलते हैं तो कब ट्रिगर दबाना है, ये भी ब्रेन से सिग्नल आता है। ये हाथ उंगली के पास इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है पता करने का। तो ब्रेन से जब सिग्नल आना बंद हो जाता है, कम्युनिकेशन बंद हो जाती है, तो सुख दुख पीड़ा जिसे कहते हैं, सब सिग्नल्स खत्म हो जाते हैं। जैसे कि एक लैंडलाइन फोन की मैं तार काट दूं तो उसके बाद कोई भी सिग्नल नहीं आएगा मेरे को, ना अच्छा ना बुरा। यहां से जब हम पर्टिकुलर जब अटैक करते हैं, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड काटी जाती है ताकि सिस्टम जो है, कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो जाए। तो उसके बाद जानवर फड़क तो रहा है मगर तड़फ नहीं रहा, ये एक कंसेप्ट है। जबकि जो इस्लामिक हलाल है उसमें जगलर वेन से काटा जाता है और धीरे धीरे लास्ट में वो स्पाइनल कॉर्ड पे आता है। तो ये दोनों पद्धतियों में फर्क है। हमारे मुताबिक क्योंकि इसमें दर्द कम होता है इसलिए ये जायज है, और वो धीरे धीरे मारना नाजायज है। अब ये इसमें मुसलमानों का अपना मत हो सकता है, इस्लाम का अपना मत हो सकता है, और उनका ये कहना है कि इसमें खून निकल जाता है। तो थोड़ा सा यहां पे भी हम अगर सोचें तो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग प्रॉपर्टी है। ये 100 साल तक मेरी रगों में रहेगा, चलता रहेगा, पर जैसे ही इसको हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, ये क्लॉट होगा। और ज्यादा क्लॉट कहां होता है? एंड्स पे, जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होती है, एक्सपोजर विद ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तो वो ब्लड, एक हम चीज इमेजिन करें, एक पाइप है, प्लास्टिक का पाइप है, जिसमें से कोई ऐसा पदार्थ, द्रव्य, लिक्विड निकल रहा है जिसकी क्लॉटिंग प्रॉपर्टी है। अगर आप उसको झटके से काटेंगे तो हार्ट तो अपना पंप कर रहा है, वैसे ही अगर पीछे से उसमें सप्लाई आ रही है तो वो निकलता जाएगा। अगर उसको धीरे धीरे काटेंगे तो क्लॉट हो जाएगा। तो ये भी एक रिसर्च सब्जेक्ट है, शोध का विषय है कि कैसे किसमें ज्यादा ब्लड निकलता है, किसमें कम निकलता है। तो ये इस्लाम का अपना पॉइंट है कि इसमें ब्लड निकल जाता है, जबकि हमारा ये है कि साइंस के अकॉर्डिंगली, लॉजिक के अकॉर्डिंगली उसमें नहीं निकलता, झटके में निकलता है। खैर एनीवे, ये एक पॉइंट है जो इस पे हम एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। दूसरी चीज, जो जज्ब होगा, जो स्लॉटरिंग होगी एनिमल की, इस्लाम के मुताबिक उसका जो किबला है, जो उसका जो रुख है, डायरेक्शन, वो काबा की तरफ होना चाहिए। ये शर्त जो है ये मेरे ऊपर लागू नहीं है,
कि अगर उसका रुख काबा की तरफ है तो वो हलाल है, और अगर उसका रुख दूसरी तरफ है तो हराम है। इस शर्त को कोई और मजहब माने ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई काबा की तरफ को मान रहा हो, कोई किसी और तरफ को मान रहा हो, ये हर एक का अपना अधिकार है, अपना एक राइट है, वो कैसे फील करता है। तो इससे मेरे मुताबिक वो हराम नहीं हो जाता, क्योंकि उसका रुख बदल गया है। ये सारी स्लॉटरिंग की पद्धतियां हैं। यहां तक जो चीजें हैं ये कोई ज्यादा पेचीदा मसला नहीं है, गंभीर विषय नहीं है। कॉम्प्लिकेशन कहां से शुरू होती है? जब हम इस्लामिक हलाल को यूनिवर्सल हलाल मान बैठे, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि यदि कोई उसमें जो कंडीशंस हैं कि इसमें मुसलमान ही इसको काटेगा, नमाजी मुसलमान ही इस पे कलमा पड़ेगा, और कसाई भी मुसलमान होगा, ये सारा चीज है। यदि ये अपना मुसलमान अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है तो ठीक है, ये उसका एक विश्वास है, उसका एक सोच है, वो किसको ठीक समझे किसको गलत समझे। इसका मैं कई बार, जैसे हमारे यहाँ जैन लोग हैं, जैन लोग मांस नहीं खाते। तो अगर जैन के घर में कोई परिवार में कोई शादी है, ब्याह है, तो वो देखते हैं कि हलवाई ऐसा ना हो जो कुछ मांस की चीज बीच में डाल दे, क्योंकि बहुत जगह सुना है कि हलवाई दाल को भी चमकाने के लिए बीच में अंडा डाल देते हैं, जिससे उसमें एक लुक आ जाता है, या कुछ कुछ कर देते हैं। या वो ये भी नहीं चाहता कि ये जो हलवाई है ये मांसाहारी हो, यानी ये नॉन वेजिटेरियन हो, ऐसा नहीं चाहता जैन। इसके लिए वो एक अपना सिस्टम करते हैं कि रात को हलवाई के पास कोई परिवार का बूढ़ा बिठा देंगे, कोई फूफा, कोई नाना, कोई चाचा, मामा, जो बैठ के देखेगा भाई ये हेरा फेरी तो नहीं हो रही, कहीं वो बीच में मांस तो नहीं डाल रहा। तो ये उसका अधिकार है। इसी तरह यदि कोई सिख के घर में फंक्शन है, वो नहीं चाहता कि हलवाई बीड़ी पीता रहे और साथ में उसका खाना बनाए, या वो बीड़ी पीने वाला भी हो, ये भी नहीं वो चाहता, वो नॉन स्मोकर से चाहता है, ये उसका अधिकार है। इसी तरह मुसलमान का अधिकार है कि वो नमाजी मुसलमान से कटवाना चाहता है, किससे कटवाना चाहता है, ये उनका अपना अधिकार क्षेत्र है, जब तक वो अपने यूज के लिए कर रहे हैं। पर जब इसको मैं मार्केट में लेके आऊंगा, तो फिर अगर मैं कहूं कि केवल सिख ही इसमें एम्प्लॉयमेंट लेगा पर मैं बेचूंगा सबको, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। तो ये यहां से जो फ्रिक्शन शुरू हो जाती है, पहला मेरा इतराज यहीं से शुरू हो जाता है। रोजगार आप केवल अपने को देंगे और बेचेंगे सबको, तो इसका मतलब मेरी जेब का वन वे ट्रैफिक है, मेरा पैसा तो आपको जा सकता है, मगर वो पैसा केवल इस्लाम के अंदर ही घूमेगा। तो मैं एक बायर होने के नाते एक लूजर भी हूं, तो मैं ऐसा क्यों खरीदूंगा? अब ये तो हलाल तक की बात है। अब हलाल जो है, हलाल नॉमिक्स में और हलाल माफिया में कैसे धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ, ये भी एक शोध का विषय है। उर्दू में जैसे कहना चाहिए, अंग्रेजी में रिसर्च जिसे कहते हैं, उस पर हमें हलाल यात्रा को अगर हम देखें, इसका पूरा एक हिस्ट्री देखें, तो इस्लाम से आने से पहले, इस्लाम के मोहम्मद साहब के जीवन के दौरान और उसके बाद, ये तीन चीजें हैं। उसके बाद में फिर ऑटोमन एम्पायर का आना, इस्लामिक एम्पायर्स जहां जहां फैली, जहां जहां पावरफुल हुई, वहां हलाल ही छा गया, हलाल ही हो गया, चाहे वो बाय फोर्स हुआ हो, बाय पावर हुआ हो, या अंडर इन्फ्लुएंस हुआ हो, जैसे भी हुआ। फिर ऑटोमन एम्पायर का खत्म होना और उसके बाद हलाल मार्केट का श्रिंक होना, ये इतिहास के चीजें हैं। इसका एक चैप्टर जो जहां से शुरू होता है, एक फेस वहां से शुरू होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब कॉलोनियल मास्टर्स थे वो बहुत वीक हो गए थे, वो इस स्थिति में नहीं थे कि एक इंग्लैंड जैसा टापू पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, पाकिस्तान पे, बांग्लादेश जो आज है, सब पे रूल कर सकता अपने चंद हजार सिपाही लेके। और जब ये डर है कहीं फौज में बगावत ना हो जाए, तो उस समय उस स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपना टापू संभालना बेहतर समझा, बजाय के इधर उधर अपने एनर्जी को बिखराने के। इसमें दोनों ही अलाइड पावर और एक्सेस पावर दोनों ही बहुत वीक हो चुकी थी, और तीसरी चौथी पावर्स उभर रही थी। यूएस बहुत तेजी से उभर रहा था, इधर यूएसएसआर भी उभर रहा था, हालांकि
बहुत नुकसान हुआ यूएसएसआर का वार में, मगर ये उभर रहे थे। इस सारे उसमें क्या हुआ, अब ये भारत में फौज में बहुत सारे सिख थे और पुलिस में बहुत सारे मुसलमान थे। तो उनमें से कुछ का ऐसा मानना था कि यदि आप लोग अंग्रेज चले गए तो हमसे बदले लिए जाएंगे, क्योंकि वी सर्व द क्राउन। और वो मिलिट्री को डर कम था, क्योंकि फौज तो कहीं तंजानिया में, कहीं हांगकांग में लड़ रही है, मगर पुलिस को डर ज्यादा था, जो अपने ही लोगों पे अगर अंग्रेज एक कोड़ा कहता था तो वो 4 बरसाता था अंग्रेज की गुड बुक्स में होने के लिए। तो पुलिस को भी डर था, मिलिट्री को भी डर था, तमाम लोगों को डर था कहीं हमसे बदले ना लिए जाए। तो उस समय जो दोज हू सर्व द क्राउन, उनको एक बड़ा वेलकम एटीट्यूड मिला कि आप इंग्लैंड में या कॉमनवेल्थ के कंट्रीज में, कनाडा में इधर सेटल हो जाइए। तो इसमें बहुत बड़ी तादाद में सिख मुसलमान गए। गुजराती गए अपने व्यापार के, या सिंधी गए अपने व्यापार के लिए, मगर ये सिख और मुसलमान जैसे पंजाब के या इधर के बहुत बड़ी तादाद में गए। अब यह यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि जब यहाँ से एक मुसलमान और सिख निकला, एक मोना जिसे मैं कहता हूं, जिसे हिंदू आम लोग कहते हैं, मैं इसको मोना शब्द प्रयोग करता हूं। तो ये जब निकले तो ये सब पंजाबी थे, वहां पे आपस में उठना बैठना ये वो था। मगर क्योंकि रिश्ते नहीं थे आपस में, रिश्तेदारियां नहीं थी, तो धीरे धीरे कुछ समय में या नेक्स्ट जनरेशन तक जो पाकिस्तान का मुसलमान था उसने अपने को दूसरे मुस्लिम के साथ ज्यादा क्लोज आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, बजाय कि इंडिया के किसी हिंदू के साथ जिससे कभी उसका नाता रहा होगा, या यूपी से आए थे दोनों, या तो धीरे धीरे सेकंड जनरेशन तक वो जौनपुर या शोलापुर पीछे होता गया। और क्योंकि नमाज इकट्ठी पढ़ने जाते थे ये था, तो वो इकट्ठा उसमें इसके बाद जो दौर आया, वहां पे मुसलमानों का यह मानना था कि हमारे को यहाँ पे हलाल नहीं मिलता। अब जब हलाल मिलने की बात हुई तो ये हुआ कि हम इसको हलाल नहीं मानते, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार जिसको हलाल कह रही है वो हमारे पैमाने पे पूरा नहीं उतरता, इसके लिए हम अपनी अलग सर्टिफिकेशन करेंगे। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था अपनी सर्टिफिकेशन का। जो सरकारी डॉक्यूमेंट है उसको चैलेंज नहीं करा, उसको तो हम मानेंगे, बट इन एडिशन हम अपनी सर्टिफिकेशन करेंगे। और उसमें धीरे धीरे ये हुआ कि इन कंट्रीज को, जो काफिर मुल्कों से आता है उसको हम नहीं मानेंगे वगैरह वगैरह। वो जो लैटिन अमेरिका से बहुत मीट इंपोर्ट होता था वो धीरे धीरे बंद हो गया, और वो मलेशिया या इंडोनेशिया इधर धीरे धीरे बिजनेस शिफ्ट होता गया। अब इसमें मुसलमान जो था वो बड़ा कॉन्शियस था अपने मजहब की तरफ। जो क्रिश्चियन था यहाँ का वो लीस्ट बॉर्डर था, उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मांस ही तो ऐसे कटा या वैसे कटा, या और कुछ कॉलोनियल हैंगओवर था और कुछ सेंस ऑफ गिल्ट भी था उस समय कि हमने शायद बहुत ज्यादतियां करी हैं। तो इस सब में होते हुए मुसलमानों को वहां पे एक प्रॉपर इज्जत कह लें या एक प्रॉपर मौका मिला फलने फूलने का, वो दूसरों को भी मिला। मतलब चाहे वो पंजाब से हिंदू गया हो या यूपी से कोई हिंदू गया या सिख गया, उसको भी उन्होंने मौका दिया। इसमें हमें उनको नंबर पूरे देने चाहिए। इसमें कोई ठीक है छोटी मोटी डिस्क्रिमिनेशन होती रही होंगी, मिनी राइट्स भी होते रहे होंगे, मगर ओवरऑल सोसाइटी ने बाय एंड लार्ज इतना डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जितना हम अपनों को ही अपने देश में करते हैं। उससे डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम थी, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो चाहे। अब इस सारी यात्रा में जो नेक्स्ट स्टेप आया ये बहुत समझने वाला है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हुआ। जब ये सर्टिफिकेशन चालू हुई तो उस सर्टिफिकेशन की एक फीस होती है। अब ये हुआ कि हलाल केवल मांस पे नहीं है, दूसरा ये जो मुस्लिम ही काटेगा। तो उसमें क्या हुआ, इंग्लिश बूचर्स वर आउट ऑफ बिजनेस, मांस बिकता रहा। और उस समय के जो रिकॉर्ड्स हमें उपलब्ध हैं, ज्यादा रिकॉर्ड्स 70-80 साल पहले के उपलब्ध नहीं है या 60 साल पहले के, तो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ ग्रेट ब्रिटेन उस समय जो थे उन्होंने भी एक फतवा कह लें या अपील कह लें कि जितने मुसलमान हैं वो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ही लेंगे। और ना खाली वो लेंगे, वो अपने दोस्तों को भी कन्विंस करेंगे कि चलो भाई, जैसे रवि भाई वहां से
मीट खरीदते हैं, करीम की दुकान से खरीदते हैं। अब रवि भाई तो ये समझ रहा था कि ये इसलिए मुझे लेके जा रहा है, टेस्टी है या इसका यूज टू है या इसको यहाँ पे अच्छा लगता है मांस, मगर उसकी पीछे की जो षड्यंत्र था, जो एक कॉन्स्पिरेसी थी, उसको वो नहीं समझ पाया, गोरा भी नहीं समझ पाया कि एक इसमें एक इकोनॉमिक फैक्टर भी है कि इसको वहां लेके जाना है। ये यात्रा अब आगे इसके बाद कहा कि हलाल हर सब्जेक्ट हर चीज पे लागू है। तो आज हम देखें तो भारत में लगभग ये स्थिति है कि मीट के ऊपर, मांस के ऊपर लगभग 95% कब्जा हो चुका है हलाल का। और यहां तक कि हमारे जो इदारे थे, जो हमारी संस्थाएं थी, वो भी खुल के एंटी हिंदू या एंटी झटका मूवमेंट में आ गई। जैसे मैं एक पत्रकार होने के नाते पार्लियामेंट जाता था और मुसलमान मेरे दोस्त थे, सब कुछ था, उनके लिए पढ़ता लिखता उठना बैठना सब था, मगर पार्लियामेंट की हमारी कैंटीन में केवल हलाल सर्व किया जाता। तो यहां पे मेरा ये कहना था, जैसे हम लोकतंत्र कहते हैं, जमहूरियत कहते हैं, उसका सबसे बड़ा मंदिर, और उसमें मांस तो परोसा जाएगा। अगर आपने मांस खाना है, पर आप तभी खा सकते हैं जब आप इस्लामिक पद्धति का मांस खाएंगे और हलाल सर्टिफाइड मांस खाएंगे। तो इस पे मुझे ये लगा ये डिस्क्रिमिनेटरी है। तो जिसके अगेंस्ट मैंने 2009 में एक पिटीशन लगाई, पार्लियामेंट में ही। हमारे यहाँ एक पिटीशन कमेटी होती है कोर्ट की तरह, आपके यहाँ भी होती होगी, हर पार्लियामेंट होती है। जी जी। तो उस समय तमाम उल्टे सीधे जवाब आते रहे। जैसे इंडियन रेलवेज का जवाब आया कि साहब हम तो केवल चिकन सर्व करते हैं, हम तो गोश्त वो मटन सर्व ही नहीं करते, जबकि वो सच्चाई नहीं है। पर हलाल और झटका तो चिकन का भी होगा, वो खाली ऊंट का या बकरे का थोड़ी ना होना है। और हलाल से अलावा एक और फैक्टर जो चल रहे हैं, हलाल एंड हलालोनॉमिक्स, यानी वो जो सर्टिफाइड पार्लियामेंट में भी आ रहा है मीट, ये सर्टिफाइड है, वो सर्टिफिकेट लेने के लिए कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ेगी सर्टिफाइंग एजेंसीज को। अब वो अपने वेबसाइट्स पे बड़े क्लियरली लिखती हैं साइट्स कि ये पैसा हम टेरर में यूज करते हैं, उसमें वो कोई छुपाते नहीं है, थोड़ा सा कान घुमा के ऐसे पकड़ते हैं, ये ना लिख के कि हम टेरर में यूज करते हैं। उसमें ये लिखा जाता है कि जो मुस्लिम्स टेरर में पकड़े जाते हैं, इनोसेंट हैं, उनके लिए हम वकील मुहैया कराएंगे, उनको हम फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, ये करेंगे। अब दो चीजें हैं कि जैसे कसाब का केस दुनिया जानती है, कसाब ने खुद भी माना मैंने ये करा, विटनेस भी थे और वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी, उसमें कोई बात नहीं थी, मगर ही वॉज एक्यूज्ड नॉट गिल्टी। और एक्यूज और गिल्टी के बीच का जो सफर है 10 साल 20 साल 50 साल भी हो सकता है, जो हमारे यहाँ के लीगल सिस्टम है। हम दोनों पड़ोसी हैं, आप जहां से आते हैं और हम, तो लगभग एक सी स्थिति है हमारी। तो जब तक उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती, उसकी पहली एफआईआर होने से लेके वहां तक वो एक्यूज है, तो तब तक तो हमारा हक हो गया, उसको 20-25 साल बिरयानी खिलाने का हमारा हक हो गया, वकील बड़े से बड़े खड़ा करने का हक हो गया। तो ये जो पैसा है ये टेरर के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो जा रहा है ऐसे एक्ट पे, उसे पता है कि पीछे मेरे लिए एक फौज खड़ी हुई है वकीलों की, एक मेरा सिस्टम खड़ा है जो मुझे डिफेंड करेगा। और 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि भारतीय पुलिस इनोसेंट को भी फंसा देती है, तो फिर अगर इनोसेंट के लिए ही आपने करना है तो पैसा तो आप सबसे ले रही हैं, टैक्स जो हलाल का टैक्स ले रहे हैं। तो फिर अगर इनोसेंट सिख या इनोसेंट कोई ब्राह्मण या इनोसेंट कोई दलित फंसता है, तो फिर उसके लिए भी आप अरेंज करिए, पैसा आप सबसे लेंगे मगर हेल्प केवल मुसलमान की करेंगी। तो ये चैरिटी जो है डिस्क्रिमिनेटरी चैरिटी है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जब मैं मांस के ऊपर तो 90% 95% तक कब्जा हो गया। इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था, पार्लियामेंट का एक हमारे मिनिस्ट्री का जवाब आया, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का,
कि ये सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। सवाल हो रहा है पार्लियामेंट की कैंटीन का, और सर्विंग एजेंसी है भारतीय रेल, मगर जवाब आ रहा है कि ये जो है ये उसका है, स्टेट का सब्जेक्ट है, इससे हमारा कोई लेना देना। और उसके ऊपर एक अगर बड़ी हास्यपद बात है, अगर मैं आपको ये कागज दिखाना चाहूंगा, पता नहीं इतना यहाँ पे कितना क्लियर आता है या नहीं, तो उसमें जो एजेंसी लिख रही है, जो ऑफिसर लिख रहा है, उनका रैंक एंड डेजिग्नेशन जो है वो है असिस्टेंट कमिश्नर मीट। ये मैं आपको बड़ा क्लोज दिखाना चाहूंगा। एक मिनट दिखाइएगा आप थोड़ा। तो जो, हाँ जी जी जी, जो लिख रहा है वो है असिस्टेंट कमिश्नर मीट। और जो जवाब ये लिख रहा है कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है मीट से, तो भाई साहब आप यहाँ के कमिश्नर कैसे हो गए? तो इस तरह के जवाब आते रहे। ये अभी 2020 में जनवरी में एक डिसीजन लिया गया कि पार्लियामेंट की कैंटीन को हम वेजिटेरियन ही कर देते हैं, तो ना ये होगा। तो इस तरह मतलब गुमराह किया गया सालों तक। अब ये जो हम सर्टिफिकेट की बात करते हैं, इस सर्टिफिकेट से जो फीस जाती है वो हमको मालूम नहीं है कि वो, जैसे ये एक मैं आपको फिर पैकेट दिखा रहा हूं, इसमें ऊपर एक मोहर लगी है, आप देख पा रहे होंगे मेरी इससे। इंडिया में चलता है ग्रीन डॉट, यानी ये वेजिटेरियन है। हाँ। और वेजिटेरियन के ऊपर ही एक लगा हुआ है हलाल, यानी ये वेजिटेरियन हलाल है। तो ये आलू के चिप्स पे भी मेरे को एक टैक्स देना पड़ रहा है, हलाल टैक्स, जो वो कहते हैं हम इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए हम यूज करते हैं, बढ़ाने के लिए। अच्छी बात है, आप करिए, पर अपने पैसे से करिए, मेरे पैसे से क्यों करते हैं? अब इस सारी इसमें ये जो टोटल सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज हैं वर्ल्ड वाइड, दैट इज 5 ट्रिलियन यूएसडी। ये 5-5 रुपए मिलके इतने बड़े गुड्स एंड सर्विसेज को सर्टिफाई किया जा रहा है एज हलाल। तो ये पैसा एक 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन यूएसडी, दैट इज बिगर देन इंडियन इकोनॉमी एंड पाकिस्तानी इकोनॉमी पुट टुगेदर। वाह। और ये इतना बड़ा अगर हम टेरर फंडिंग को अलाउ कर रहे हैं, तो हम अपनी सुपारी खुद दे रहे हैं। हमारे यहां एक सुपारी शब्द चलता है कि भाई ये बिजनेसमैन है, बहुत टेंडर भरता है, जरा इसको हटा दो रास्ते से, सुपारी दी जाती है। ऐसा होता है बिजनेस वर्ल्ड में। तो ये तो कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन दूसरे की देता है, या कोई सी जेलसी में कोई दूसरे की देता है। यहां पर तो हम अपनी सुपारी खुद दे रहे हैं। क्योंकि अब दूसरे स्टैटिस्टिक्स पे हम आए, हालांकि स्टैटिस्टिक्स बड़े अलग अलग होते हैं, कोई इसको 1 कहता है, कोई 5 कहता है, मगर एक उसमें चले तो अब इसमें जो मुस्लिम्स की बाइंग कैपेसिटी है वर्ल्ड वाइड, दैट इज अबाउट 85 to 87%। सॉरी दैट इज 15 to 12%। बीच में आ गया। और नॉन मुस्लिम की 85% है। 85% है। मुस्लिम की 15% से 17% बाइंग कैपेसिटी है। इसका मतलब उस 5 ट्रिलियन यूएसडी में कौन खरीद रहा है? मैं खरीद रहा हूं। सो मैं अपनी सुपारी दे रहा हूं, मेरा ये कहने का मतलब है। और ये हम हमारे यहाँ के शायद मुसलमान भाई नहीं इस चीज को समझ पाए। एक वर्ड है हमारे यहाँ सतयुग, यानी जब सच चलता होता था जी। तो अब सतयुग आ गया है एक तरह से, ई सतयुग। पहले तो मैं कुछ भी झूठ बोल देता था, तो बता देता था मैं सब, आप तो कराची से आए हैं और मैं बता दूंगा दिल्ली में मेरी 7 हवेलियां हैं और मेरी बॉम्बे में 3 हवेलियां, तो आप मान लेते थे। अब आप तुरंत देखेंगे भैया कहाँ पे है आपकी हवेली, कि साहब ये तो साहब इसके नाम पे है। तो जो भी हम कह रहे हैं इस सतयुग में सच 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 और झूठ झूठ सामने है बिल्कुल इसमें।
तो हम अभी भी जिस समय ये सेशन चल रहा है, अगर नेट पे जाएंगे तो CIA की क्या रिपोर्ट है और तमाम एजेंसीज की क्या रिपोर्ट है और उनकी अपनी क्या रिपोर्ट है। जैसे ग्रैंड मुफ्ती ऑफ बोस्निया, उन्होंने बड़ा लताड़ा था IS को और इस तरह की संस्थाओं को, तालिबान को, कि तुम मूर्ख हो, मुस्लिम खून क्यों बहा रहे हो व्यर्थ में, बेकार में मुस्लिम खून को क्यों बर्बाद कर रहे हो, वी विल रूल वर्ल्ड थ्रू हलाल। तो जब एक हमारे पास इतना सस्ता अच्छा मौका है और अगले को पता भी नहीं लग रहा, वो धीरे धीरे हलाल भी हुए जा रहा है और उसे पता भी नहीं लग रहा, तो हम इस चक्कर में क्यों पड़े। जब इकोनॉमिक्स हमारे पास आ जाएगी तो सब कुछ आ जाएगा। सो हलाल, जिसे आज हलाल कह रहे हैं, दिस इज मदर ऑफ ऑल जिहाद्स। क्योंकि अर्थ यानी पैसा जहां पे है, कोई भी जंग युद्ध तभी लड़ा जाता है जब पैसा हो, चाहे वो मैदान का जंग हो चाहे अदालत का जंग हो। पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं लड़ सकते। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी का एक शिफ्ट ओवर हो गया धीरे धीरे और हमें पता भी नहीं लगा, सोए सोए में ही हो गया। और बाकी जो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड थी वो इतनी कॉन्शियस नहीं थी, चाहे आज का क्रिश्चियन हो, हमारे यहाँ कुछ मिशनरीज हैं जो कन्वर्ट करने पे लगी हुई हैं। तो पहले वो अपना घर बचा ले, जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर अटैक हो रहा है पहले उसको देख ले, फिर भारत के बारे में सोचे। तो क्योंकि क्रिश्चियन भी बड़ा निश्चिंत था और बड़ा बेपरवाह सा है, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे यहाँ वो एक बड़ी एक आम सी चीज है, एक वो होता है जब हम बात करते हैं इसकी, तो एक किसी सज्जन के पास में था, तो मीट बेच रहे थे, तो मैंने कहा जी ये सब कुछ उन्हें समझाया। वो पंजाबी थे, पगड़ीधारी थे, तो बोले जी की फर्क पैंदा है। तो मतलब इतना, क्योंकि अब उसका अर्थ है, तो मेरा एक सिंपल सा जवाब था, देखिए आपके घर में कौन कौन है। तो बोले मेरी पत्नी है, बहन है, ये है, माँ है। तो मैंने कहा बुरा ना मानना, की फर्क पैंदा है। ये मेरी सोच का फर्क है जो मेरे को जानवर से फर्क करता है, वरना अगर देखा जाए तो फिर की फर्क पैंदा है। तो इसमें ये जो हलाल है, मेरा धर्म इसको जस्टिफाई नहीं करता, तो मैं धर्म से भी जा रहा हूं और धन से भी, यानी इकोनॉमिक मार भी पड़ रही है। अब एक मैं एग्जांपल देता हूं कि एक सपोज आगे जैसे आ रहा है इस्लामिक बैंकिंग, जो हलाल बैंकिंग है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। एक ऐसा बैंक होगा जो ना सूद लेगा ना सूद देगा, बहुत अच्छी बात है ये तो। और ऊपर से ये भी है कि आपका वो तभी आपसे कुछ लेगा जो आपको प्रॉफिट होगा, यानी देयर पार्टनर्स इन प्रॉफिट, लॉस में आपसे कुछ नहीं कहेंगे। तो ये तो बहुत ही एक देवता आ गया ऊपर से ऐसा। अब इसमें दो चीजें हैं कि एक तो लोन ले रहा है मेरे जैसा, तो मेरे लिए तो वो देवता हो गया, पर जो जमा करा रहा है वो क्यों करवा रहा है वहां पे, उसको तो नुकसान ही नुकसान है। वो तो उस बैंक में करवाएगा जिसमें उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो मुसलमान है तो समझ आता है वो सूद के खिलाफ है, तो मगर उसमें गैर मुस्लिम क्यों पैसा जमा कराएगा, मैं क्यों ऐसे बैंक में जमा करवाऊंगा, ले तो लूंगा ऐसे बैंक से जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, और जमा क्यों करवाऊंगा। और क्या ये वाइबल है ऐसा बैंक चलना, जो बैंक के भी अपने खर्चे हैं, तनख्वाह है, खर्चे अपने होते ही हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, तो वो कहां से आएंगे। 100 रुपया लिया, 100 दे दिया, मगर मेरा 10 रुपया तो खर्चा हो गया, वो कौन देगा। अब जब पार्टनर इन प्रॉफिट है, ये एक बड़ा ट्रिकी वर्ड है, भ्रामक शब्द है। जब मैं पार्टनर इन प्रॉफिट बनता हूं तो मैं आपके सारे अकाउंट्स भी देखूंगा। मुझे क्या पता साहब, आप कह रहे हो कि मैंने इस बार मेरा 5 लाख घाटा हुआ, 5 लाख घाटा हुआ या 5 करोड़ फायदा हुआ, जब तब तक मैं आपने कहां से माल खरीदा, कितने का बेचा, जो ट्रेडिशनल बैंक को कोई मतलब नहीं है, उसको अपने इंटरेस्ट से मतलब है, आप कितने का खरीद रहे हो, कौन आपकी पार्टी है, क्या टेंडर पास हुआ क्या नहीं हुआ, उसको मगर यहां पे वो आपका एक हिस्सा बन गया, आपके सारे ट्रेड सीक्रेट्स जो है उसके पास है। दूसरा, इस्लामिक बैंकिंग से जब मैं लोन लेता हूं तो शारिया कंप्लायंस होना चाहिए, यानी मैं R&D करता हूं और मेरी कोई फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, तो अल्कोहल वाला मैं R&D कर ही नहीं सकता। तो जो साइंस आगे जा रही है उसकी मैं टांग पकड़ के बैठ गया कि साइंस
बेटा तू आगे कैसे निकलेगी, मैं बैठा हूं ना यहां, और तेरी टांग मेरी दाढ़ी से लंबी कैसे हो सकती है। तो मैं, अब दूसरी स्थिति आती है, एक प्रिंटिंग प्रेस है जो किताबें छापती है, थैलियां छापती है, कुछ भी छापती है। वो एक दिन कहती है, उसको एक ऑर्डर मिलता है कि गीता छापनी है। अब गीता छापनी तो कुफ्र हो गया। तो अब आप अपने आप ऑटोमेटिकली बैंक के डिफॉल्टर हो गए। जब आप बैंक के डिफॉल्टर हो गए तो या तो आप उसको पैसा वापस करोगे या ऑर्डर छोड़ोगे। तो यदि इस स्थिति में मैं ऑर्डर छोड़ता हूं तो वो जो गीता का इंफॉर्मेशन जानी थी, अब वो खाली धन पे बात नहीं है, पैसे पे बात नहीं है, अब यहां पे मेरी सोच के ऊपर भी कंट्रोल लगना शुरू हो गया कि अब मैं वही पढ़ेंगे मेरे बच्चे जो ये प्रिंटिंग प्रेस प्रिंट करेगी, वही तो पढ़ेंगे, और वही प्रिंट करेगी जो वो इस्लामिक बैंक चाहेगा। तो ये इतनी बड़ी व्हील विद इन द व्हील, व्हील विद इन द व्हील, ये जो नजर आता है ऊपर से कि सब क्या फर्क पड़ता है, मैंने ये ले लिया, बकरा तो कट गया, ऐसे मरा या वैसे मरा। हलाल और हलालोनॉमिक्स दोनों में ये अंतर है। अब ये हलालोनॉमिक्स जो है ये तो हो गई, और इनका जो आगे टारगेट है वो है जस्ट टू डबल, 5 ट्रिलियन से हमको डबल करना है 2025 तक। अब ये इतनी जल्दी कैसे डबल होगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं सर्टिफाइड, अब कोई इकोनॉमी उतनी ही होगी। अब इसमें 2 चीजें बच गई हैं जो, और जो सबसे खतरनाक घातक हैं, एक तो हलाल या इस्लामिक बैंकिंग, और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज। जब हलाल स्टॉक एक्सचेंज इज ऑन एनविल, वो बनने की तैयारी में है, कुछ जगह इसकी एक्सपेरिमेंट्स, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स हो भी है, पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि जितनी बार शेयर मार्केट में आपने शेयर खरीदा बेचा, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया, उसके ऊपर तो इनकम टैक्स लगेगा, वो एक अलग विषय है। परंतु जितनी बार आपकी ट्रांजैक्शन होगी उतनी बार स्टॉक एक्सचेंज को भी कुछ ना कुछ जाएगा फीस, उसको चाहे आप फीस का नाम ले दें या जो भी नाम दे दें, कुछ पैसा आपका एवोपरेट होगा विद एवरी ट्रांजैक्शन। अब वो जो एवोपरेशन है, इसको चाहे हम स्टॉक एक्सचेंज फीस कह लें, टिकट फीस कह लें, कुछ भी कह लें, मगर पैसा कुछ ना कुछ एवोपरेट होता है जो पता ही नहीं लगता कहां गया। वो परसेंटेज में बहुत माइनर हो सकता है, मगर उसको जब हम वॉल्यूम में देखते हैं तो वो बहुत बड़ा पैसा है। अब हलाल स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें हलाल सर्टिफाइड कंपनी के ऊपर वो जो एवोपरेशन टैक्स है वो नहीं लग रहा है या कम लग रहा है, और जो नॉन हलाल कंपनी है उस पर वो टैक्स ज्यादा लग रहा है। यानी कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज ने भी तो अपना खर्चा निकालना है, अपना प्रॉफिट करना है, तो वो उसका बर्डन उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। ये इस एग्जाम्पल में अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आज से 50 साल पहले लगभग हर जगह ग्लोबल हलाल कॉन्फ्रेंसेस हुई, पेरिस में हुई, कोलालमपुर में हुई, कराची में हुई, सब जगह हुई। अब वहां पे बड़े बड़े लोगों को और उस देश के राष्ट्रपति को बुलाया गया, फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया गया, आसपास के देशों से बुलाए गए, और एक बहुत ग्रैंड एग्जीबिशन, हलाल एग्जीबिशन लगी। अब उसमें क्या प्रेजेंटेशन किया जा रहा है कि देखिए दुनिया की इतनी परसेंट, 20%, 25% जो भी आबादी है ये मुस्लिम आबादी है। अगर आप हलाल सर्टिफाइड कंपनी होंगी आपकी तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी बेचने में, मुसलमान उसको खुश होकर लेगा। तो ये किसी भी कंपनी के प्रेसिडेंट के लिए या देश के प्रेसिडेंट के लिए कोई उसको उसमें कुछ गलत नजर नहीं आया। एक कुछ थोड़ा सा पैसा खर्च किया, अगर मेरी इतनी 20% मेरे को चांस ज्यादा मिल रहा है तो इसमें हर्ज क्या है। पर वो जो बिटवीन द लाइंस वो नहीं पढ़ सके हर्ज क्या है। एक कंपनी ने हलाल सर्टिफिकेट लिया, उसको एडवांटेज मिली, उसको देख के दूसरे ने लिया, उसको एडवांटेज मिली। अब धीरे धीरे वो एडवांटेज भी खत्म होती गई क्योंकि वो स्प्रेड होती गई। अब तक ये चल रहा था कि आपको एडवांटेज मिलेगी। 90s में जाके जब ये ऑलमोस्ट सारी कंपनीज हलाल सर्टिफाइड हो गई, या से 70% जो इंपोर्ट हो रहा था वो हलाल सर्टिफाइड, अब ये एक कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है कि हमारे यहां जो भी आएगा
वो केवल हलाल सर्टिफाइड है, ओनली। अब प्रेफर से ये कंपल्शन पे आ गया। प्रेफरेंस से कंपल्शन में आने में क्या हुआ कि जो कंपनी ऑलरेडी सर्व कर रही थी, जैसे ये एक चॉकलेट का डिब्बा है, ये तो ऑलरेडी सर्व सर्टिफिकेट लेके बैठा ही हुआ था, तो अब इसको क्या फर्क पड़ता है चाहे वो उसका नाम कंपल्शन दे दें या उसका नाम प्रेफरेंस दे दें, मैं तो पैसा दे ही रहा हूं, बिजनेस ले ही रहा हूं। किसी को कोई पता फर्क नहीं पड़ा या पता नहीं लगा। रिजल्ट ये हुआ कि जो 30% कंपनीज बच गई थी उन्हें भी दे हैव टू फॉल इन लाइन, अब उनको भी लेना पड़ा। तो आज जो भी गल्फ कंट्रीज में मुस्लिम कंट्रीज में जो भी इंपोर्ट होगा दैट हैज टू बी हलाल सर्टिफाइड, चाहे वो दूध हो, पाउडर्ड मिल्क हो या कुछ भी हो। तो ये जो 5 ट्रिलियन का, इसी तरह ये जो रिपीट हुआ है, इसी का रिपीटेशन स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है। एक कंपनी, 2 कंपनी थी, और एक स्टेज आ जाएगा कि आपको सरवाइव करना है तो आपको हलाल को या टेरर को या जो भी इसको कह ले या इस माफिया को टैक्स देना पड़ेगा। मेरे पास अभी एक काजल की डिब्बी पड़ी है, ये बहुत एक इफेक्टिव काजल है जो कैटरेक्ट को दूर करता है। ये है, इसमें बहुत नीचे शायद छोटा लिखा है, दिख नहीं पाएगा, अकॉर्डिंग टू हलाल कंप्लायंस, हलाल सर्टिफाइड। तो अगर मेरे को कैटरेक्ट से या अपनी आंखों से का इलाज करवाना है तो मेरे को इस्लाम के शरण में आना ही पड़ेगा, उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो इस सब के खिलाफ हम कब जागेंगे? अगर वो अपने लिए टैक्स इकट्ठा करता है, अच्छी बात है, इस्लाम मुसलमान इकट्ठा करे पैसा, इस्लाम के लिए मस्जिद बनाए, जो बनाए उनका, पर मेरे पैसे से मेरे को बिना बताए कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हो, और मेरे को कंपेल कर दिया। अब दूसरी स्थिति यह है, यहां पे जैसे मैंने कहा था मांसाहार यानी नॉन वेजिटेरियन और उससे बाहर, जहां तक नॉन वेजिटेरियन की बात है, इसमें तो अगर मुझे झटका मांस नहीं मिलेगा, चाहे लंदन में नहीं मिलेगा, चाहे दिल्ली में नहीं मिलेगा, चाहे कराची में नहीं मिलेगा या यूएस में नहीं मिलेगा, तो मैं छोड़ दूंगा, मांस नहीं खाऊंगा, गोश्त खाए बगैर मैं जिंदा रह सकता हूं। पर अगर ये आटा, दाल, पानी, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवा, इस सब पे आ गया तो मेरे को लेना ही पड़ेगा, टैक्स देना। तो ये जो जजिया है, ये तो औरंगजेब के जजिए से भी खतरनाक है। वो कम से कम मुझे पता तो था कि मैं जजिया दे रहा हूं, यहां तो मुझे 70 साल तक पता ही नहीं लगा मैं जजिया दे रहा हूं। और जैसे अभी हमारे इधर बॉम्बे में इस हलाल हॉस्पिटल खुला। अब हलाल हॉस्पिटल का अर्थ क्या हुआ कि जो गल्फ से पेशेंट्स आते थे, जब उन्हें पता लगेगा एक हलाल हॉस्पिटल है तो वो वहां जाएंगे। तो दूसरे का बिजनेस इफेक्ट हुआ, वो 2 महीने वेट कर लेगा, ऑपरेशन करवाना है टांग का, मैं 2 महीने बाद करवाऊंगा, मगर हलाल से करवाऊंगा क्योंकि वो इस्लाम से इन्फ्लुएंस्ड है। तो जब एक का धंधा चला तो मतलब व्यापार है, दूसरे का धंधा बंद हुआ। तिजारत इसी का नाम है। 2 दुकानें हैं, या आपके यहां से स्वेटर बिकेगा या ग्राहक एक ही है, या आपसे ले जाएगा या मेरे से ले जाएगा। अगर आपने बेच दिया तो मैं रह गया, और मैंने बेच दिया तो आपने। तो अब एक के बाद दूसरे हॉस्पिटल को भी होना पड़ेगा, तीसरे हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, इवन पब्लिक टॉयलेट्स, हलाल डेटिंग साइट्स, हलाल नाइट क्लब्स। तो ये सब अब ये हलाल नहीं, हलालोनॉमिक्स आ गया। एक तो हलाल से तो एक परेशानी मुझे है ही है, अब हलालोनॉमिक्स तो मेरे को जिंदा नहीं रहने दे रहा। आप टैक्स दोगे तो रहेंगे। अब हलाल कमोड्स जो फिक्स हो रहे हैं, अब उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही कमोड फिक्स होना है। अगर उससे इधर या उधर हो गया तो वो हराम हो गया, और वो करने वाले को सजा भी दी जा सकती है। वो अलग बात है कि अभी इस स्थिति में नहीं है कि मेरे को कोड़े मारे जाएं या पत्थर मारा जाए कि मैंने पब्लिक टॉयलेट का रुख, मैं जूनियर इंजीनियर हूं तो मैंने ये कैसे पास कर दिया। मगर अगर ये चलता रहा तो ये तो मौलाना साहब तय करेंगे कि सड़क कहां से कहां जाएगी, ब्रिज कैसे बनेगा। जैसे अभी कोविड की दवा में क्या डलेगा, ये मौलाना साहब तय करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं, और इसमें जो हमारे, जैसे मैंने कहा, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे भारत में एक एपिडा इंस्टीट्यूशन है,
जिसने एक अपना ही एक क्लॉज बना रखा था कि भारत से जो भी एक्सपोर्ट होगा वो हलाल सर्टिफाइड मीट ही होगा। अगर ये डिमांड कुवैत करता है, सीरिया करता है, तो मैं उसकी बात समझता हूं, वो इस्लाम को मानते हैं और वो यही खाएंगे, चलो उनका अधिकार है। पर जब भारत की संस्था कहेगी कि तो मैं तो जापान को भी एक्सपोर्ट कर सकता हूं, तो आपने जो ब्लैंकेट परमिट लगा दिया, ये एक व्यवस्था हलाल इकोनॉमी ने अब कैसे उसको जनरेट करवाया, वो एक पर्टिकुलर क्लॉज, उसमें पैसा दे के करवाया, डरा के करवाया, प्यार से कराया, या बेवकूफ बना के करवाया, या वैसे ही हो गया, पर वो क्लॉज तो नुकसान करा हमको। तो जो एक हिंदू पद्धति से मांस एक्सपोर्ट होना था वो रह गया। अगर जो इंपोर्टर है वो कह रहा है तो एक्सपोर्टर अपने आप उसको मानेगा, मगर भारत सरकार क्यों ऐसा कर रही है? तो इसी तरह तमाम दुनिया की देश जो हैं वो अनजाने में, या जैसे मैंने कहा की फर्क पैदा है, अनजाने में या जैसे भी इग्नोरेंस में या डर में या जैसे भी, उसके आगे रेजिस्ट नहीं कर रहे। जब रेजिस्टेंस शुरू हुई, मैं जैसे बताया मैंने 2009 में पहली पिटीशन लगाई, और इसमें समय लगता है, अब सोशल मीडिया आ गया या नहीं आता तो शायद मुझे 100 साल और लगते हैं। मतलब वो जमाना था जब सोशल मीडिया नहीं था, तो मैं यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों को हॉस्टल में रात को एजुकेट करता था। एक समय में एक हॉस्टल में जाके आप 15 बच्चों को, 20 बच्चों को इकट्ठा कर लेंगे, वो कोई मेरी बात 1 लाख आदमी तक इकट्ठी नहीं पहुंच सकती जो आपके थ्रू पहुंच सकती है, 5 लाख आदमी भी पहुंच सकती है। तो बड़ा स्लो चल रहा था। तो अभी हमारे कुछ और साथी जुड़े, साथ में सब कुछ हुआ। अभी 2-3 बड़े अच्छे सुखद समाचार आए, हैप्पी न्यूज जिसे कहना चाहिए। एक तो एपिडा ने वो अपना क्लॉज ड्रॉप कर दिया कि नाउ दिस इज बिटवीन द बायर एंड द सेलर, हम बीच में अपनी टांग नहीं रखेंगे कि साहब आप ऐसा बेचो। उसके जो गाइडलाइंस हैं इंपोर्टर की, अगर वो सेटिस्फाई हो रही है उसमें, अगर हलाल नहीं है तो हम नहीं कंपेल करेंगे। वेयरएज अभी ये भी कंपेल कर रहे थे, जैसे वियतनाम को हमने एक्सपोर्ट करना है, तो वियतनाम नहीं मांगता था कि हमें हलाल चाहिए या झटका चाहिए, उनके लिए इमटेरियल है। अगर जापान या चाइना में जा रहा है, झटका हलाल उनके लिए इमटेरियल है। परंतु हमने खुद ही क्लॉज डाल रखा था। ये क्लॉज अभी रिसेंटली हटा है, और हमारे बहुत सारे साथियों की इसमें बड़ी मेहनत। ये इतना आसान नहीं था हटवाना, जिस तरह रेलवे से हटाने में हमें 11 साल लगे। तो ये अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं इस चीज को। अब ये तो, इससे थोड़ा मैं हट के बाहर बात ये करूंगा, ये विषय तो एक हो गया मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच का। अब जो रिसर्च आई है डैन गिब्सन की या ये, उसमें एक और चीज जो सामने आ रही है, ये हलाल माफिया जो है ये मुसलमान को कैसे बेवकूफ बना रहा है। अभी एक 3-4 दिन पहले की न्यूज है, मलेशिया में कोई चाइनीज कंपनी हलाल सर्टिफाइड मीट सप्लाई करती थी। 40 साल बाद पता लगा वो हलाल था ही नहीं। उसको सर्टिफाई कौन कर रहा है? एक मुस्लिम कर रहा है, मुसलमान एजेंसी कर रही है। उसको मैं नहीं कर सकता, चाइना की गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। तो पैसा लिया या जो भी करा या जैसे भी करा, तो उसने हिंदू का तो या क्रिश्चियन का तो नुकसान करा ही करा, मगर मुसलमान को डबल बेवकूफ बनाया। वो तो ये समझता रहा कि मैं अपने मजहब का पालन कर रहा हूं, मगर उसको तो बेवकूफ बनाएगा। अगर उसने नॉन हलाल ही लेना था तो फिर टैक्स क्यों दिया हलाल कंपनी को? तो इस तरह, जैसे मैं डैन गिब्सन की बात कह रहा हूं, एक बड़ी अच्छी रिसर्च है, शायद आपने पढ़ी हो। जो पहली 20 मस्जिदें थी दुनिया की, उनका जो किबला है वो आज के मक्का की तरफ नहीं है, वो तो पेत्रा की तरफ है। ठीक है, तो अब ये, अगर ये भी डाउटफुल है कि ये जो हलाल हम समझ के कर रहे हैं वो वाकई हलाल है कि नहीं। यार ये तो मुस्लिम वर्ल्ड का इंटरनल मैटर है, इसमें हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे। पर फिर भी बीइंग एक चीज हमारी जानकारी में आती है कि साहब आपके घर में यहाँ से सफेदी खराब हो रही है, पेंट खराब हो रहा है, तो एक फ्रेंड के नाते मैं बताऊंगा साहब ये देख लीजिए, बाकी घर आपका है, आपको देखना है। अब वापस अगर हम आए इसी उस पे, तो ये जो इसको रोकने का हमारे को एक झटका आंदोलन के नाम से हमने एक यूट्यूब पीछे शुरू करा था। और इसमें नेचुरली बात है, एक अकेला आदमी
इतनी बड़ी इकोनॉमी के खिलाफ जब करेगा तो उसको तरह तरह के प्रॉब्लम्स भी आएंगी, मुझे भी आई, मतलब फिजिकल अटैक से लेके कई तरह की चीजें होती रही और वो होंगी भी। तो ये तो होता है जब कोई अलग करता है किसी बात को, अगर डार्विन की थ्योरी को माने तो जिस बंदर ने मेरे ख्याल पहले सीधा चलने की कोशिश करी होगी, बंदरों ने उसे भी पीटा होगा कि जब हम चार टांग पे चल रहे हैं तो तू क्यों पंगा ले रहा है। तो मेरे साथ भी ऐसा था, यार तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम खा रहे हैं ना, हम भी तो हिंदू हैं, हम भी तो सिख हैं, हम खा रहे हैं, तुमको क्या प्रॉब्लम। तो मैं तो वो बंदर हूं जो बेचारा बंदरों से भी पिटाई खाता रहा। तो अच्छा सर अब जी, इसको हम सम अप करें तो दिस इज एन इकोनॉमिक ब्लैक होल और इसके खिलाफ हमको इससे बचना है। इसके खिलाफ भी नहीं कहूंगा, हमको इससे बचना है। जो स्वेच्छा से टैक्स दे के खाना चाहता है वो उसकी मर्जी है, ये और जो नहीं खाना चाहता उसको कंपेल ना किया जाए, मेरे ऊपर इम्पोज ना किया जाए, बस मेरा इतना ही गुजारिश है, निवेदन है जी। अच्छा सर, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मांस की हद तो समझ में आता है, ये आटा चावल हलाल कैसे, मतलब क्या इसमें क्या हराम होता है? देखिए, इसमें अगर काफिर को रोजगार मिला तो भी हराम हो गया। ये रीजन है? यस, अगर उस दवा में अल्कोहल है तो वो भी हराम हो गई। अभी कोविड की दवा में सुअर नहीं होना चाहिए, ये तो उसमें सुअर डलेगा या क्या डलेगा ये डॉक्टर ने डिसाइड करना है। उसमें अल्कोहल डलेगी, फार्मासिस्ट ने डिसाइड करना है, ये मौलाना या कोई गुरुद्वारे वाला या कोई मंदिर वाला नहीं डिसाइड करेगा। तो आप दखल अंदाजी हर जगह ना करें। जी, अब आपने अभी बताया कि एक कंपनी, चाइनीज कंपनी 40 साल तक वो बेचती रही गोश्त। तो हमारे पाकिस्तान में आए दिन खबरें आती हैं, लाहौर में एक रेस्टोरेंट पे छापा मारा, पता चला 10 साल से कुत्ते का गोश्त खिला रहे हैं, बकरे का गोश्त बोल के, गधे का जी गोश्त जी चल रहा है। ये चीजें तो मुसलमान का तो अंत नहीं है, कोई क्रिमिनलाइज सोसाइटी हो गई है ये। जी सर जी मुझे ये बताएं कि आपने जो ये आंदोलन भी शुरू किया, आपने एक अवेयरनेस मूवमेंट जो चलाई है, क्या काफी है ये? क्या करना चाहिए इस इनजस्टिस को रोकने के लिए? क्या देखिए मजीद इसकी चाहिए? जी जी जितनी ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है उतना ही सिंपल सॉल्यूशन है। कई बार जरूरी नहीं होता हम एमआरआई करवाएं और ये करें, एक चूरन की गोली भी ठीक कर देती है। मगर हमारा ध्यान जो है ना, हमें भी वो डॉक्टर मूर्ख नजर आता है जो कहता है ये 5 रुपए की दवा ले लो ठीक हो जाओगे। तो हमें भी मजा आता है कि एमआरआई कराएं, बड़े हॉस्पिटल में जाएं, 4 लोग 2 वर्ड्स, बॉयकॉट हलाल। जिसने लेना है ले, मगर मेरे को इंपोज किया जा रहा है, मैं इसलिए बॉयकॉट कर रहा हूं, मैं इसको नहीं लूंगा। सिंपल सॉल्यूशन है, हमको कोई लाठी बंदूक नहीं चलानी, ना किसी को तंग करना है, ना किसी की दुकान पे हमको बंद करवानी है कि धरना देना है। सीधी सी इसमें सिंपल बात है कि अगर मैं नहीं लेता 85% किसी भी बिजनेस का 85% कस्टमर नहीं आता तो वो इंपोज नहीं कर पाएगा, वो अपनी हद तक रह जाएगा। यहां पे मैं थोड़ा सा एक चीज और कहना चाहूंगा। मुझसे लोग कहते हैं कि आप कोशर के खिलाफ क्यों नहीं है, जबकि वो भी वही चीज है, आप हलाल के खिलाफ ही क्यों बोलते हैं। तो बात यह है कि नो ज्यू इज गोइंग टू किल मी फॉर नॉट हैविंग कोशर। वो कोशर ले रहे हैं अपने लिए, वो मेरे को इंपोज नहीं कर रहा। कम से कम भारत में ऐसी स्थिति नहीं है और कि अगर आप नहीं लेंगे तो आपको तंग किया जाएगा, मारा जाएगा, या ये है या वो है। अगर इजराइल अपने लिए सिर्फ कोशर मीट इंपोर्ट करता है तो उसको अधिकार है। ज्यू कहता है कि मैं केवल वो लूंगा तो उसको अधिकार है। सिख कहता है मैं केवल झटका लूंगा उसको, और मुसलमान कहता है मैं केवल हलाल लूंगा, उसको भी अधिकार है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन है। मगर मेरे तरीके के, आप मेरी तरह से ही पूजा पद्धति करेंगे, मेरी तरह से ही सोचेंगे, यहां से फ्रिक्शन शुरू होता है। और इस कॉम्प्लिकेटेड उसका सीधा सा है अवेयरनेस और अवेलेबिलिटी। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो हलाल सर्टिफिकेट है, ये सिर्फ मुसलमान अप्लाई कर सकता है ना, कोई हिंदू नहीं कर सकता? नहीं, हिंदू भी कर सकता है, बट उसको कंडीशंस अप्लाइड। अब जैसे रोजगार की बात है, मान लीजिए पाकिस्तान में कोई कंपनी है, ये मेरे सामने ये
ये पढ़े हैं, शक्करपारा, गुड़पारा, ठीक है, ये बनाती है। पाकिस्तान में ये मुमकिन है, संभव है कि आप किसी भी नॉन मुस्लिम को एम्प्लॉयमेंट ना दे, आपकी फैक्ट्री चल जाएगी, क्योंकि इतने कम है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। मगर भारत में अगर मैं ये कंपनी लगाता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे को किसी गैर मुस्लिम को रखना ही पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट लेने से तो मेरा बिजनेस को हार्म हो गया, तो जहां पे हार्म होगा वहां पे टर्म्स बदल जाती हैं। यानी पाकिस्तान में और भारत में फर्क आ गया। तो यहाँ पे एक वेवर है कि नॉन मुस्लिम भी अप्लाई कर सकता है। हाँ, बड़ी कंपनियों के साथ एक है कि उसको वॉच करने के लिए हलाल सर्टिफाइड को, हलाल सर्टिफाइड कंपनीज तो केवल मुसलमान चलाएगा जो सर्टिफिकेशन देगी, और बड़ी कंपनी में एक डायरेक्टर भी होगा जो उसको देखेगा, जो केवल मुस्लिम होगा। तो एक रोजगार इसलिए क्रिएट हुआ कि वो मुसलमान है, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है। और इसमें मतलब इसमें एक संघर्ष यहां से शुरू हुआ कि 2014 में किसी ने महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री लगाने की शुरुआत करी, झटका प्लांट की। उनके आगे कंडीशन सरकारी रख देंगे कि आप हलाल सर्टिफिकेट लेके आइए। उसने बोला भाई मैं तो मुसलमान नहीं हूं, मैं तो नहीं करूंगा। तो तमाम एग्जाम्पल्स दी, देखिए वो भी करता है, वो भी करता है, आपको परेशानी क्या है। अब हमारा यहां पे ये कहना था कि आपको परेशानी क्या है, उन सज्जन का, आपको क्या परेशानी है अगर मैं झटका कर रहा हूं तो। बोले ये आप मुझे या तो लॉ बताएं। तो बोले कि अगर लॉ की बात करते तो आप कोर्ट में जाइए। अब एक बिजनेसमैन जो व्यापारी है वो कोर्ट के धक्के खाए कि बिजनेस करे। उस समय जब उन्होंने मुझे पहले ही इनवाइट करा था अपनी इनॉग्रेशन पे, तो उस समय जब बात हुई, तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने एक हमें गलत रास्ते पे डाल दिया, जानते हुए कि ये रास्ता कहीं नहीं जाता। उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप एक झटका सर्टिफिकेट ले आओ। सोल्यूशन दे दिया, अपनी जान बचा ली। जब वो सज्जन मार्केट में निकले तो कोई झटके का सर्टिफिकेट ही नहीं था पूरी दुनिया में। केवल म्यूनिसिपैलिटीज या सरकारी इदारे देती थी स्लॉटर हाउस के लिए, आगे वहां से कहां जा रहा है ये कोई सर्टिफिकेट था ही नहीं। तो 2014 में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई फॉर सर्टिफाइंग, और उसका एक अपना मैकेनिज्म रखा जो चेक करेगा ये झटका है। तो उस समय हमने उसको एक लाइव वैल्यूज फाउंडेशन के नाम से बनाया था। बाद में हमने उसको स्प्लिट कर दिया, झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, क्योंकि हलाल तो हर चीज पे हो सकता है। हलाल काजल भी है और हलाल एयरलाइंस भी है, मगर झटका शब्द जो था वो हमारा आके केवल नॉन वेज पे, उसमें लैंग्वेज की और कंसेप्ट की लिमिटेशंस थी। क्योंकि मैं झटका स्वेटर नहीं सर्टिफाई कर सकता, झटका एयरलाइंस नहीं सर्टिफाई कर सकता, भाई ये तो एयरलाइंस झटका ही मारती है। तो उसके लिए हमने दो अलग अलग कर दिए। तो जो झटके को सर्टिफाई कर रही है वो झटका सर्टिफिकेशन जो दूसरे को कर रही है। तो इसमें बड़ा संघर्ष करना पड़ा, बड़ी दिक्कतें आई। दिक्कतें ये आई कि जो हलाल सर्टिफाइड है वो तो डिस्प्ले करता था मैं हलाल सर्टिफाइड हूं। झटके का क्योंकि किसी को चिंता ही नहीं थी, जैसे हमने कई 5 स्टार्स में गए, दिल्ली के 5 स्टार्स में गए, हमने कहा साहब आप झटका क्यों नहीं सर्व करते। तो वो आगे से हंस पड़े, भाई देखो ऐसे है, मैं भी पंजाबी हूं। मतलब यहाँ तो हिंदू होगा पंजाबी, भारत में तो या सिख होगा, एक ही बात है वैसे। पर एग्जाम्पल मैं भी चाहता हूं, पर मेरे यहाँ 5% से कम मुस्लिम ग्राहक है, वो भी हम डिप्लोमेटिक एरिया में हैं, तो 4% तो विदेशी हैं। लोकल दिल्ली का 1% से कम है जो 5 स्टार में पार्टीज करता है। मगर ये 1%, 4%, 5% जो भी हैं, ये आके पूछते हैं कि हलाल है कि नहीं। आप लोग सब पूछते नहीं हो। आज 25 साल में आप दूसरे आदमी हो या तीसरे आदमी हो जिसने ये पूछा है। तो हमने तो धंधा करना है ना, व्यापार करना है, तिजारत करनी है। जिस दिन आप 5 के 10% पूछ लोगे कि भाई ये झटका क्यों नहीं है, हमें झटका ही चाहिए, तो हम वो सब करना शुरू कर देंगे। उनका सीधा सा एक बड़ा होता कि अपने बाप का क्या जाता है, हम ये करोगे वो करेंगे। तो सिंपल है, अवेयरनेस एंड अवेलेबिलिटी। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, यहाँ पे बात खत्म होती है। आपका 1 घंटा ले लिया मैंने और समय की मर्यादा
को देखते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, आपका धन्यवाद देते हुए अगला हम धन्यवाद कोई सर, क्वेश्चन सेशन जी। था, आपने हमारी बड़ी हमें चीजें बताई जो बिल्कुल नहीं पता थी, कई चीजें ऐसी हैं और आई होप कि जनरल पब्लिक इसको गौर करेगी इन चीजों पे, और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। थैंक यू वेरी मच सर। जी जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे हम। जरूर सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।